जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज के टॉपिक का नाम है नीति आयोग। यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एमपीपीएस में स्पेशली ये 10.6 नंबर यूनिट पर आपको दिया हुआ है। नीति आयोग क्या है? यह अपने आप में एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब ये होता है कि सरकार के लिए योजना बनाने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए बनाया गया एक संगठन है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई है। इसका पूरा नाम है नीति आयोग। NITI आयोग इसको करके कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म यदि हम देखेंगे तो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मुख्य कार्य है नए इंडिया का निर्माण करना है। उसके लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए नीतियाँ बनाना, रणनीतियाँ बनाना, योजनाएं तैयार करना। केंद्र सरकार के द्वारा इसका निर्धारण किया गया है या इसको बनाया गया है। हालांकि इसमें भागीदारी हम देखेंगे राज्य सरकारों के सदस्यों की भी है, विशेषकर संबंधित राज्यों के CM या उनके जो भी प्रतिनिधि हों उनकी। इसके बनने की यदि हम शुरुआत देखें तो बीजेपी के कार्यकाल में बहुत ही शुरुआती दौर में हमको इसके बारे में देखने को मिलता है, क्योंकि योजना आयोग से उनका काफ़ी मोहभंग था और योजना आयोग को लेकर हमेशा उस पर प्रश्न उठाए गए। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की थी और कहा था कि उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं की जो स्वरूप रहा है या पंचवर्षीय योजना बना के जो राष्ट्र का निर्माण किया गया है उस स्वरूप को भी चेंज किया जाएगा और उसके स्थान पर 15 वर्षीय जो योजनाएं होती हैं उनको लाया जाएगा। उसके लिए एक संगठन बनाने की जरूरत थी। दैट इज़ नया नाम क्या कहलाएगा उसका? नीति आयोग। एक्चुअली था क्या, योजना आयोग 2 संगठनों से मिलकर बना हुआ था। एक तो हुआ करता था योजना आयोग, जबकि दूसरा हुआ करता था राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग में केवल सेंटर के प्रतिनिधि होते थे, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद में सेंटर प्लस स्टेट के प्रतिनिधि होते थे। एक ही काम के लिए 2-2 संगठन बने हुए थे। इन 2 संगठनों के स्थान पर उनको मिलाकर के एक नया संगठन बनाया गया, जिसे हम क्या कहेंगे? नीति आयोग के नाम से आज हम जानते हैं। इसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व अधिक दिया गया है, साथ ही साथ उनका पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं बढ़ा है। उनकी बात रखने का जो स्वरूप है, ये सारी चीज़ों में वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह है कि एक विकेंद्रीकरण के मॉडल पर यह आधारित है, लॉन्ग टर्म की देश में प्लानिंग के लिए, नए इंडिया के निर्माण के लिए। ध्यान देने वाली बात है कि यह बना कैसे है। यह अपने आप में एक देखें मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव को पारित करके इसको बनाया गया है। योजना आयोग भी इसी तरह बनाया गया था। यही वजह था कि योजना आयोग को जब समाप्त करना था तो मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया, योजना आयोग को भंग करना है, और इस प्रकार से योजना आयोग भंग हो गया। और उसी का अगला स्टेप था कि नया संगठन बनाना है नीति आयोग। उसके लिए एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव पारित किया गया है और यह बन गया। इस प्रकार से आप सीधा सीधे कह सकते हैं कि ना तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी संवैधानिक बॉडी नहीं है। दूसरी बात, ना ही इसके लिए संसद से कोई अधिनियम पास किया गया है। इसका मतलब है कि यह स्टैच्यूटरी बॉडी भी नहीं है, यानी सांवैधिक निकाय भी नहीं है। ये तो यह क्या है? मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा पास करके बनाया गया एक नया संगठन है, जिसे भारत सरकार ने बनाया है। ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही स्टैच्यूटरी बॉडी है ये। नीति आयोग का मुख्यालय देख लेते हैं हम। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके पहले अध्यक्ष बने थे श्री नरेंद्र मोदी जी। उसके जो पहले उपाध्यक्ष बने थे उनका नाम था अरविंद पनगड़िया जी। साथ ही साथ इसमें एक पद और भी बनाया गया था, CEO सिंधु श्री खुल्लर महिला थी, और सबसे पहली महिला इसकी CEO यदि कहा जाए तो सिंधु श्री खुल्लर। इनके बारे में 3 मार्क्स क्वेश्चन या जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनमें इसके बारे में पूछा गया है। नीति आयोग में इसके अलावा और भी अनेक सदस्य होते हैं। कुछ सदस्य परमानेंट होते हैं, जबकि कुछ सदस्य होते हैं जो नॉन परमानेंट कहलाते हैं। इसकी संरचना को एक नज़र हम देख लेते हैं। यदि संरचना देख, सबसे टॉप में आएंगे अध्यक्ष, कौन है? प्रधानमंत्री। गवर्निंग काउंसिल में देखेंगे राज्यों के मुख्यमंत्री को भी पार्टिसिपेशन दिया गया है। साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या जहाँ पर विधानसभा है, वहाँ पर उनके उपराज्यपालों को इसमें शामिल किया गया है। अनेक प्रकार के विशिष्ट मामलों को देखता है। एक से अधिक राज्यों के लिए हम देखें कि एक प्रतिनिधि भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें गठित की गई हैं। अनेक ऐसे मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों से हो, उसके लिए क्षेत्रीय परिषदों की तर्ज पर हम देखेंगे विशिष्ट परिषदें भी बनाई गई हैं। क्षेत्रीय परिषदों का स्वरूप भारत में पहले से भी रहा है, जो कि क्षेत्रीय समस्याओं या आसपास के राज्यों से जुड़ी समस्याओं या उनके विकास से संबंधित योजनाएं बनाती थीं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर विशिष्ट परिषदें भी बनाई गई हैं, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री तथा उनके प्रतिनिधियों को पार्टिसिपेशन दिया गया है, ताकि वो अपनी समस्याओं को तथा भविष्य की योजनाओं के स्वरूप को रख सकें। ध्यान देने वाली बात है, जब भी क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री महोदय नहीं करते हैं, बल्कि उसकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करते हैं। साथ ही साथ नीति आयोग में हम देखें उस विशिष्ट क्षेत्र से जिसके बारे में प्लानिंग की जाने वाली, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो, चाहे सोशियो हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कुछ भी हो, उस क्षेत्र से संबंधित जो भी विशिष्ट प्रतिनिधि होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उसको भी इसमें आमंत्रित किया जाता है। और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसका। यदि हम नॉन परमानेंट मेंबर या अंशकालिक सदस्यों के बारे में देखें
तो भारत के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं या उनसे संबंधित जो भी संस्थान हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रत्येक संस्थान में से 2 प्रतिनिधि हम देखते हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि अंशकालिक प्रतिनिधि कहलाते हैं। यह भी इसकी एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो कि पुराने वाले योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद में नहीं थी। यदि पदेन सदस्यों के बारे में हम देखें, यानी कि परमानेंट मेंबर्स के बारे में, तो केंद्रीय परिषद में से अधिकतम 4 मेंबर्स को प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा इसमें नॉमिनेट किया जा सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें यदि हम, तो सचिव स्तर के होते हैं, यानी सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर्स इसमें शामिल किए जाते हैं प्रधानमंत्री महोदय की रिकमेंडेशंस पर। सचिवालय हम देख चुके हैं, दिल्ली में है। अन्य सदस्यों के बारे में या उनकी एक लिस्टिंग करके यदि हम देख लेना चाहें, तो सीधी सी पॉइंट अपना यह है कि अध्यक्ष श्री प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष दिए हैं आपको राजीव कुमार जी हैं अर्थशास्त्री, मुख्य CEO वर्तमान में कौन है, तो अमिताभ कांत जी हैं। पूर्णकालिक सदस्यों के बारे में हम बात करें तो विनोद पाल जी हैं अभी, जो कि लोक स्वास्थ्य मामलों के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा विजय कुमार सारस्वत जी हैं, जो कि DRDO पूर्व में सचिव रह चुके हैं। रमेश चंद्र जी भी इसमें शामिल हैं, जो कि वर्तमान में कृषि विशेषज्ञ हैं। पदेन सदस्यों की हम बात करें तो मंत्रिपरिषद में से किन किन को शामिल किया गया है, राजनाथ सिंह जी को केंद्रीय मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, अमित शाह जी हैं और नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। तो ये 4 मंत्री हम देख लेते हैं। इसके जो विशिष्ट संगठन है उसमें शामिल किए गए मंत्रिपरिषद के 4 मेंबर्स को हमने इसमें पार्टिसिपेशन दिया हुआ है, जो कि पहले भी प्रावधान हम देख चुके हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन से हैं, नितिन गडकरी जी को हमने देखा, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। थावरचंद गहलोत जी हैं। रमेश निशंक पोखरियाल जी मानव संसाधन मंत्री है, जिन्हें आप शिक्षा मंत्रालय के हेड भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये हमारा वर्तमान में जो नीति आयोग है उसकी संगठन तथा उसकी संरचना है। नीति आयोग किन सिद्धांतों पर काम करता है या उसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंत्योदय का सिद्धांत। यह सिद्धांत लिया गया है पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी हैं, उनके विचारों पर यह आधारित है। और कहीं ना कहीं नीति आयोग की जो मेन विचारधारा है वह दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से काफ़ी प्रेरित होने वाले हैं, जिनमें सबसे खास पॉइंट देखने को मिलता है हमको अंत्योदय। हालांकि अंत्योदय का पॉइंट उनके पहले गांधी जी ने भी दिया था और भी अनेक विद्वानों ने दिया था, लेकिन अंत्योदय का पॉइंट दीनदयाल जी का ही क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने उसको समझाया, उसका विश्लेषण किया है और जो उसमें सिद्धांत उन्होंने रखे हैं उसको मोटे तौर पर नीति आयोग में अपनाया गया है। अगला इसका मार्गदर्शक सिद्धांत कहलाता है समावेशिता। समावेशिता मतलब होता है इंक्लूसिव ऑस्पेक्ट, यानी सभी को इसमें शामिल किया गया है। समाज के निचले वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक सभी का इसमें विकास हो सके, इसलिए इसको एक समावेशिता के मॉडल पर आधारित भी माना जाता है। ग्रामीण स्तर पर देखें कि ग्रामों को इसकी विकास की प्रक्रिया से जोड़ना है। जैसे ही नीति आयोग बना था, आपको पता होगा कि ग्राम योजना हमने शुरू की थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना जयप्रकाश नारायण जी के नाम से। तो उसका ऑस्पेक्ट ही ये था कि साहब गाँवों को भी विकास के मुख्य जो पथ कहलाता है, जो मुख्य धारा कहलाती है, उससे जोड़ना, और उसके लिए काम शुरू किया जा चुका है। अगेन है जन सहभागिता, लोगों का पार्टिसिपेशन, यानी देश की जो आम जनता, साधारण जनता है, उनके ही पार्टिसिपेशन इसमें रखा गया है या उन्हें पार्टिसिपेशन दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वो भी चाहें तो अपने सुझाव इसमें दे सकते हैं कि वो भविष्य में किस प्रकार की प्लानिंग चाहते हैं, किसी प्लानिंग में कोई कमी है, कोई त्रुटि लगती है या उसमें और कोई संशोधन लगता है, तो वो भी अपने सुझाव इसमें दे सकते हैं। अपने आप में यह एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। इसके साथ ही यदि हम देखना चाहें कि नीति आयोग के उद्देश्य अथवा कार्य क्या हैं, सबसे पहला उसका उद्देश्य या कार्य यदि हम कहलाना चाहें, राज्यों की सक्रिय भागीदारी को उसमें बढ़ावा दिया गया है और राष्ट्रीय विकास को प्राथमिकता दी गई है। यानी जो भी पॉलिसी मेकिंग का काम होगा वह सभी मिलकर करेंगे। सेंटर लेवल पर भी जो हमारे रिप्रेजेंटेटर हैं वो, प्लस राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार से एक राष्ट्रीय स्तर पर जो योजना होगी उसका निर्माण सभी मिलकर करेंगे। ये सबसे पहला उद्देश्य है, उसका सबसे पहला कार्य है। इसका एक और उद्देश्य या कार्य हम देखें तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं महत्वपूर्ण हितधारक हैं, जो कि उससे रिलेवेंट हैं या उसकी विचारधारा से संबंधित हैं, उनको शामिल किया गया है। अब वो चाहे भारत के हों चाहे भारत के बाहर के हों। इसका मतलब है कि नेशनल लेवल पर भी पार्टिसिपेशन दिया गया है और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो थिंक टैंक्स होते हैं उन्हें भी इसमें पार्टिसिपेशन दिया गया है। साथ ही साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इन सभी को परामर्श के लिए प्रोत्साहन इसमें दिया गया है, पार्टिसिपेशन दिया गया है, जो कि इसका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहलाता है। इसमें भारत के विकास को तीव्र गति प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय, अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय जो मुद्दे होते हैं उन सभी के समाधान के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। यानी सभी अपनी बात इस कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर रख सकते हैं।
जिस तरह से हम इसमें देखते हैं कि राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है या यूटी के जो भी मेंबर्स हैं उनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह भारत में अपने आप में एक सहयोगी जो संघवाद का मॉडल है उसको बढ़ावा देता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मॉडल पर यह आधारित है और उसी सिद्धांत पर यह काम भी करता है। ग्रामीण स्तर पर हम देखें तो यानी कि बिल्कुल रूट लेवल पर भारत में जो भी योजना है, जो भी विकासात्मक प्रोग्राम है, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है तथा वहाँ के लोगों की भी बातों को इसमें सुना जाता है, लिया जाता है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा पॉइंट कहलाता है। इसका एक बहुत ही खास पॉइंट है कि भारतीय समाज के उन वर्गों को विशेष रूप से इसमें ध्यान दिया जाएगा जो समाज में बिल्कुल पिछड़े हैं या जो विकास की मुख्य धारा से बिल्कुल नहीं जुड़ पाए हैं या आर्थिक विकास उनके पास तक नहीं पहुंचा है। तो उन सभी को इसमें पार्टिसिपेशन भी दिया गया है, साथ ही साथ उनके क्षेत्रों पर इसमें फोकस किया गया है ताकि सभी का विकास हो सके। इस तरह से देखा जाए तो यह समावेशिता या समावेशी विकास के मॉडल पर भी आधारित है। तो वर्तमान की जो ज़रूरत है उन सभी सिद्धांत को लेकर यह चलता है। तो इसके उद्देश्यों और कार्यों के आधार पर यदि हम देखें तो इसमें 3 से 4 विशेष बिंदु हैं। पहली बात तो इनके पास में संसाधन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दोनों ही इसमें हैं। ज्ञान के स्तर पर भी अनेक संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। कौशल से संबंधित जो भी लोग उन्हें शामिल किया गया था। समाज के बिल्कुल निचले वर्ग यानी बिल्कुल बॉटम से टॉप की ओर चलने के सिद्धांत को इसमें अपनाया गया है, तो जो कि इसे बहुत ही खास बनाता है और वर्तमान भारत की भी ज़रूरत है। और वैसे भी भारत जो है वह गाँव अवस्था हम जानते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास से लेकर टॉप लेवल तक विकास के लिए एक बहुत ही अच्छी अवधारणा के रूप में नीति आयोग नए संगठन के रूप में हमारे सामने आया है। जिन मामलों में विशेषकर योजना आयोग पीछे रह जाता था या जिन चीज़ों को योजना आयोग में फोकस नहीं किया जा सका था, उन्हें भी बड़े ही स्पष्ट रूप से नीति आयोग में सामने रखा गया है। नीति आयोग की जो संपूर्ण गतिविधियां हैं उनको 4 रूपों में देखा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि नीति निर्माण किया जाना और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना। दूसरा पॉइंट आता है कि यह सहकारी संघवाद के मॉडल को बढ़ावा देता है यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका मतलब ये है कि केंद्र और राज्य दोनों को इसमें पार्टिसिपेशन, प्रतिनिधित्व तथा अधिकार दिए गए हैं। तीसरा इस पर जो है कि लगातार जो भी प्लानिंग बनाई गई हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, उनका वैल्यूएशन करना, उनका मूल्यांकन करना कि वो कितने हद तक सफल हो पाई हैं, नहीं हो पाई, उनमें क्या कमी रह गई, उनमें क्या कमियों को दूर किया जा सकता है। और चौथा है कि लॉन्ग टर्म के लिए एज अ थिंक टैंक, एज अ नॉलेज जो प्लेटफॉर्म होता है उसके रूप में यह काम कर रहा है। नीति आयोग ने बहुत सारी नए इनिशिएटिव्स को प्रारंभ किया है, बहुत सी नई पहल हम देखते हैं। उनमें सबसे पहली पहल ये कहलाती है कि हमने 15 साल का रोड मैप इसमें बनाया गया है और 7-7 साल में हमको इसको विजन हमारा इसका रखा हुआ और 7-7 साल में हम इसको कंसीडर करने वाले हैं कि हमने किन लक्ष्यों को लेकर चले थे और किन किन को हम प्राप्त कर पाए। अनेक योजनाएं भी इसके द्वारा शुरू की गई हैं और लगातार अभी इसी के तहत ही की जा रही हैं। इवन 2021 तक में जो भी योजनाएं आई हुई हैं वो सभी के सभी नीति आयोग के द्वारा कहीं ना कहीं प्रभावित हैं और उन्हीं के मॉडल पर आधारित हैं। चाहे डिजिटल इंडिया का मिशन हो, चाहे अमृत योजना हो, चाहे हम देखें अटल इनोवेशन मिशन हो या स्मार्ट सिटी वाला प्रोजेक्ट हो, जितने भी प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं वो सब इसी पर आधारित है। चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे लोगों को भोजन वितरण हो, प्रधानमंत्री किसान निधि वाली योजना हो, ये सभी किस पर आधारित हैं? ये सभी नीति आयोग के द्वारा बनाई गई योजना या उनके विचारधाराओं या उनके मार्गदर्शक सिद्धांतों पर ही आधारित हैं, जो कि बार बार मैं कह रहा हूँ समावेशिता, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप के मॉडल पर आधारित हैं। नीति आयोग से संबंधित अनेक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे बेसिक जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए होंगे, कब बना, कैसे क्या स्थापना, कौन कौन मेंबर हैं, एक तो वहाँ से आता है। दूसरा मेंस वगैरह में आपका आता है कि साहब किन सिद्धांतों पर यह काम करता है, वो जो 4 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। कार्य क्या क्या है, किन किन को पार्टिसिपेशन दिया गया है, नीति इसके जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उनको आपको याद रखना है, तो ये इसको महत्वपूर्ण बना देते हैं। इस पर अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाल ही में MPPSC प्रीलिम्स में हम देखेंगे कि इस पर क्वेश्चन आया हुआ था। एक पुराना क्वेश्चन है जो कि इससे कहीं ना कहीं रिलेवेंट लगा, क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन यहाँ पर उठा सकता था आपसे नीति आयोग के, अभी बताऊँगा भी, लेकिन उनमें सबसे खास जो मुझे लगा 2015 में आया था क्वेश्चन। क्या था कि वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? यह आया था MPPSC प्रीलिम्स परीक्षा 2015 में। उसका आंसर था MV माथुर जी ने इसका प्रस्ताव दिया था। ये क्वेश्चन क्यों पूछा 2015 में? 15 में ही आपका देखिए नीति आयोग बना है, ठीक है। नीति आयोग को वित्त आयोग से संबंधित अनेक प्रकार की शक्तियां दी गई हैं या उनके कोऑर्डिनेशन को सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ जो ओल्ड हमारा थिंक टैंक था जिसे हम योजना आयोग के नाम से जानते हैं, इन दोनों की शक्तियों को मिलाकर ही क्या बनाया गया है आपका NITI यानी नीति आयोग बनाया गया है। तो यही वजह है कि उनने क्वेश्चन पूछा था कि साहब इसका विलय करने के लिए पूर्व में किन किन विद्वानों ने, किन किन अर्थशास्त्रियों ने इस बारे में बात कही थी।
उनमें से जो सबसे खास था वो थे MV माथुर जी का कोटेशन, इसको उठाकर डायरेक्टली पूछ लिया। कभी को मेंस का आंसर आप लिखो तो इस चीज़ को ज़रूर वहाँ पर आप दर्शाइएगा, लिखिएगा कि हाँ इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पहले से थी, पहले भी कई विद्वान कह चुके थे, और आधुनिक भारत जो नई सदी है, जो नया स्वरूप है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग ही हैं। योजना आयोग कहीं ना कहीं पुराना हो गया था, उसको हम काफ़ी अपग्रेड कर भी चुके थे, लेकिन नए समय के अनुसार एक बिल्कुल नई डिमांड थी, और उस नई डिमांड को पूरा करने के लिए, फुलफ़िल करने के उद्देश्य से ही नीति आयोग बनाया गया है, जिसे केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं, पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया गया है या मंच प्रदान किया गया है, ताकि देश के विकास के लिए, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए योजनाएं हम बना सकें। तो इस प्रकार से आपको ज़रूर लिखना चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उन पर भी एक बार हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता देने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बना है, तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया है। सबसे पहली बार प्रधानमंत्री महोदय ने इसकी घोषणा कब की थी, तो अगस्त 2014 में की थी। ठीक, इसके बारे में पूछता है। उसी समय इन्होंने घोषणा की थी प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में भी जानकारी दी थी। ठीक है, 15 अगस्त को भी प्लस 28 अगस्त को तो ये आ ही जाती है योजना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अगेन हम बात कर लें कि नीति आयोग किस प्रकार का संगठन है, क्या यह संवैधानिक है, क्या यह सांविधिक है, तो दोनों ही नहीं है, बल्कि क्या है, कैसे बनाया गया है इसको, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके इसे बनाया गया है। तो ये किस प्रकार की बॉडी है, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री से आज भी कौन है, वही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया जी थे। जबकि वर्तमान में जो सबसे पहले CEO थे तो वो कौन थी, सिंधुश्री खुल्लर जी थी। जब पहली महिला CEO पूछें तो भी सिंधुश्री खुल्लर जी कहलाने वाली हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार जी हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO वर्तमान में कौन है, तो अमिताभ कांत जी हैं। इसको करंट के साथ में अपडेट करते रहिएगा। हो सकता है जिस समय हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस समय कोई ऐसा चेंज आ जाए तो उसे चेंज के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, उसको अध्ययन करते रहिएगा। सदस्यों के बारे में देखें, पूर्णकालिक सदस्य कम से कम आपको याद रखना चाहिए, प्लस जो 4 मंत्रियों को शामिल किया गया है उन्हें आपको याद रखना चाहिए, चाहे वो विनोद पाल जी हों या VK सारस्वत जी हों, रमेश चंद जी हों, इनको आप देख सकते हैं। पदेन सदस्यों में हमने बात की है 4 मंत्रियों की, उनको थोड़ी सा आप एक नज़र देख सकते हैं। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नीति आयोग के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं, तो पहला अंत्योदय किसका सिद्धांत है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचारधारा पर केंद्रित है। दूसरा सिद्धांत कहलाता समावेशिता, यानी सभी को शामिल किया गया है। तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, और चौथा लोगों का पार्टिसिपेशन यानी जन सहभागिता, ये इसके मार्गदर्शक सिद्धांत कहलाते हैं। नीति आयोग की संपूर्ण गतिविधि को हम यदि देखना चाहें तो 4 सेक्टरों पर अगेन आधारित हैं। पहला पॉलिसी मेकिंग एज अ थिंक टैंक प्लस कार्यक्रम की रूपरेखा, दूसरा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तीसरा योजनाओं को निर्माण के साथ साथ उनका मूल्यांकन भी करते रहना, और चौथा है थिंक टैंक विशेषकर लॉन्ग टर्म में नॉलेज के लेवल पर, इनोवेशंस के लेवल पर। तो इन बातों को थोड़ी सा आप याद रखें, इन पर ही आधारित आपको या तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा या मेंस में लिखना है, या इन पर ही बेस्ड होकर आपको इंटरव्यू में भी बोलना है। तो ये था नीति आयोग हमारा टॉपिक। बहुत ही शॉर्ट में हमने इसको अध्ययन करने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप और कुछ ना पढ़ें, और भी जो आप जितना अच्छा कंटेंट पढ़ सकते हैं, क्वालिटेटिव कंटेंट पढ़ सकते हैं, उसको ज़रूर पढ़िए। परंतु विद इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में बिल्कुल सारगर्भित जो जानकारी मैं आपको प्रदान कर सकता था वो मैंने इसके माध्यम से प्रदान की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इससे संबंधित आप यदि और भी जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं उसमें आपको इसको और भी डिटेलिंग मिलेगी, या इस प्रकार के और भी विविध टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। MPPSC और UPSC दोनों के ही बैच अवेलेबल हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेज़ हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और दिए हुए नंबर जो हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।